ठीक हो गया। यहाँ तक मैंने बता दिया ये रेटिना है यानी कि ऑब्जेक्ट बन गया, और ये सी एफ जो है फोकल लेंथ ऑफ द कंडेंसिंग लेंस है, और ये बी एन जो है डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना एंड द नोडल पॉइंट है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन हम जो कैलकुलेट कर सकते हैं इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में, तो उसका फॉर्मूला है फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना एंड द नोडल पॉइंट। अगर आपके पास जो फोकल लेंथ है कंडेंसिंग लेंस की और डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना एंड द नोडल पॉइंट गिवन है, तो फिर आप उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। मैं आपको लिख के बता देती हूँ। यहाँ पर ये देख लें, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है फोकल लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना एंड द नोडल पॉइंट। जब कभी आपको फोकल लेंथ गिवन हो और डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना एंड द नोडल पॉइंट गिवन हो, तो आप लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर वही बात बता रहे हैं कि सी एफ फोकल लेंथ है और बी एन जो है डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना एंड द नोडल पॉइंट है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन बी एन इज टेकन टू बी 15 mm, अगर कहते हैं ये डिस्टेंस जो है 15 mm ले लें, तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू द फोकल लेंथ इन mm, फोकल लेंथ मिलीमीटर में लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15। कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। दस द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ +13 डायोप्टर लेंस f इज इक्वल टू 75 mm इज अप्रोक्सीमेटली 5। तो ये कैसे आ गया, यहाँ पर फोकल लेंथ की जगह पे 75 पुट कर दिया और डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड नोडल पॉइंट की जगह पे 15 पुट कर दिया, तो 15 5 और 75 आपके पास मैग्निफिकेशन आ जाएगी 5। इसी तरह दूसरी एग्जांपल ली गई है कि अगर फोकल लेंथ 50 mm आ गया और हमारे पास जो डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड नोडल पॉइंट है वो स्टिल वही 15 है, तो हमारे पास जो +20 डायोप्टर लेंस है उसकी मैग्निफिकेशन कितनी आएगी, तो वो 3 आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि 15 3 are 20। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आ गई हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन आल्सो कैन बी कैलकुलेटेड एंड वंस अगेन +30 diopter lens magnifies approximately 5x while a 20 diopter lens magnifies approximately 3। ये आप याद भी कर सकते हैं कि 30 डायोप्टर के लिए कितनी मैग्निफिकेशन है 5 है और 20 के लिए कितनी है 3 है, और ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे, मैंने आप लोगों को बताया था इन डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में कि 60 डिवाइडेड बाय करेंगे आप लोग 13 या 60 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 5 और 3 रिस्पेक्टिवली आपके पास आंसर आ जाएगा। या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन के थ्रू अगर आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं और नोडल पॉइंट का डिस्टेंस लेट सपोज 15 है और आपके पास फोकल लेंथ गिवन है, तो उससे भी ये कैलकुलेशन की जा सकती है। ठीक हो गया। द एग्जैक्ट वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम विच द ऑब्जर्वर्स व्यूज द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट्स रेटिना। कहते हैं जो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं वो डिपेंड करती हैं डिस्टेंस पे कि ऑब्जर्वर जो है वो सब्जेक्ट रेटिना की रियल इमेज को किस डिस्टेंस से देख रहे हैं, एंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द कंडेंसिंग लेंस एंड द सब्जेक्ट्स आई इफ दिस इज एमेट्रोपिक। ठीक हो गया। एंगुलर मैग्निफिकेशन में ये सारी चीज हमें गप लग रही है लेकिन ये गप नहीं है, ठीक है, इससे एमसीक्यूज आता है, तो इसको समझते हैं जरा। अच्छा, तो सिंपली मैं बता देती हूँ कि एंगुलर मैग्निफिकेशन का और डिस्टेंस का आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन बोलते हैं कि जब एक चीज कम हो तो दूसरी ज्यादा हो एंड वाइस वर्सा, यानी दूसरी कम हो तो दूसरी ज्यादा हो या दूसरी ज्यादा हो तो फिर पहली वाली कम हो जाए। तो हमारे पास जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है इंटरैक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है कि ऑब्जर्वर कितने डिस्टेंस से ऑप्थेल्मोस्कोपी कर रहा है। ठीक हो गया, एक बात हो गई। फिर दूसरा, कंडेंसिंग लेंस पेशेंट की आई से कितने डिस्टेंस पर मौजूद है, तो ये इन दो चीजों पे एंगुलर मैग्निफिकेशन डिपेंड कर रही है। ठीक है। अब जब हमारे पास ऑब्जर्वर और पेशेंट के दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब ज्यादा दूर से ऑप्थेल्मोस्कोपी एग्जामिनर कर रहा है, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन जो है वो स्मॉल होगी। तो देखें जितना लॉन्ग डिस्टेंस था उतनी स्मॉल मैग्निफिकेशन है, तो ये क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। इसी तरह जो कंडेंसिंग लेंस है जितना करीब आई से लेके जाएंगे उतनी ज्यादा मैग्निफिकेशन होगी एंगुलर, और जितना दूर लेके जाएंगे उतनी कम मैग्निफिकेशन होगी एंगुलर। तो ये भी इनवर्स रिलेशन है। तो हमसे पूछा जाए कि एंगुलर मैग्निफिकेशन इनवर्सली रिलेटेड है डिस्टेंस के, तो यस इट इज। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, जो कि पिछली बार भी ब्लंडर करके आ गए थे हम सब, क्योंकि ये हमें गप लग रही थी। The refractive state of the patient's eye affects the size and position of the real image formed by the condensing lens.
कहते हैं जो हमारे पास पेशेंट आई में जो रिफ्रैक्टिव स्टेटस मौजूद है उसका साइज जो है वो इफेक्ट करता है साइज और पोजीशन ऑफ द रियल इमेज को, जो कि कंडेंसिंग लेंस से बन रही है। सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं एक बंदा है यानी कि पेशेंट है, उसका जो रिफ्रैक्टेड एरर मौजूद है वही तो डिसाइड करेगा कि जो पोजीशन है इमेज की वो कहाँ पे बने और उसका साइज क्या हो। ठीक हो गया। The image of the retina of an emmetropic eye is always located at the second principal focus of the condensing lens. अगर पेशेंट जो है वो इमेट्रोपिक है तो इमेज जो बनेगी, जो इमेज कंडेंसिंग लेंस बनाएगा वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ही बनेगी। ये हवा में सीखने की बात नहीं है, वो इमेज को रिकॉल करें, इमेजिनेशन में आप इमेज को देख रहे हैं। ठीक हो गया। मैं दोबारा से पीछे नहीं करूंगी, अपने माइंड को थोड़ा सा थंडर स्टॉर्म में डालें, इमेज को इमेजिनेशन में लाएं। एक साइड पे ऑब्जर्वर की आई है, दूसरे साइड पे पेशेंट की आई है, दरम्यान में कंडेंसिंग लेंस पड़ा हुआ है, कंडेंसिंग लेंस और ऑब्जर्वर की आई के दरम्यान में इमेज बन रही है, इन्वर्टेड रियल डिमिनिश्ड इमेज है। अगर पेशेंट की आई इमेट्रोपिक है तो वो इमेज जो है वो कंडेंसिंग लेंस के F2 यानी कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे ही बनेगी। इज दैट क्लियर नाउ? This is because all rays emerging from an emmetropic eye are parallel. ये इसलिए होता है क्योंकि तमाम जो रेज आ रही होती हैं वो पैरेलल होती हैं। फिर कहते हैं अगर पेशेंट की आई हाइपरमेट्रोपिक हो तो फिर हाइपरमेट्रोपिक आई से डाइवर्जेंट रेज आएंगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो रियल इमेज है वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस से आउटसाइड बनेगी। क्लियर हो गया। फिर हमारे पास अगर मायोपिक आई हो पेशेंट की तो मायोपिक आई से कन्वर्जिंग रेज ऑफ लाइट आती हैं तो वो जल्दी फोकस हो जाएगा और प्रिंसिपल फोकस जो है F2 सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कंडेंसिंग लेंस के इनसाइड इमेज बनेगी। तो डायग्राम बना देती हूँ फिर भी। ये देखें, अगर आई इमेट्रोपिक है तो जो इमेज बनेगी वो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर बनेगी। ठीक हो गया। F2 के ऊपर बनेगी। लेकिन अगर आई जो है वो हाइपरोपिक है तो हाइपरोपिक आई से जो है ना इस तरह से रेज ऑफ लाइट आ रही होती है ना, ऐसे कन्वर्जेंटली आ रही होती हैं। ठीक है, तो वो कहीं पे पॉइंट ऐसे आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे डाइवर्जिंग आ रही होती है। ये तो मैंने बहुत आगे बना ली, लेकिन यहाँ पर फिर जाके पैरेलल हो जाती हैं तो यहाँ पर आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज बनाएगी। ठीक हो गया। ऐसे डायग्राम मेरा ठीक नहीं है, लेकिन ड्राइंग ठीक नहीं है, लेकिन डायग्राम ऐसे ही है कि डाइवर्जेंट की रेज आती है यहाँ से रिफ्लेक्शन होके फिर यहाँ पर क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, ये हाइपरोप की बात कर रही हूँ जहां पर F2 से बाहर इमेज बनेगी इस तरह से इन्वर्टेड। लेकिन जो मायोपिक आई है उससे तो हमारे पास रेज ऑफ लाइट ऐसे कन्वर्जिंगली आ रही होती हैं, तो फिर वहां पर जो इमेज है ना यहाँ पर बनेगी। ठीक हो गया। F2 से इनसाइड इमेज बनेगी। रिकॉल की आई थिंक जरूरत नहीं है, बस फिर से देख लो। इमेट्रोपिक पे F2 के ऊपर बनेगी, हाइपरोपिक में F2 से बाहर बनेगी क्योंकि डाइवर्जिंग रेज है, मायोपिक में F2 से अंदर बनेगी क्योंकि कन्वर्जिंग रेज है। नोइंग द लोकेशन ऑफ द इमेज इन हाइपरोपिया मायोपिया इट इज पॉसिबल टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द मूविंग द कंडेंसिंग लेंस रिलेटिव टू दी आई। अब ये भी है कि कंडेंसिंग लेंस मूव करने से भी जो है वो हाइपरोपिया और मायोपिया की जो इमेज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो पढ़ते हैं। फिगर 14.17 शोज द चेंज इन इमेज साइज व्हेन द, अब तो ये पोजीशन के बारे में बता दिया ना, और पोजीशन का बताया गया था कि जो रिफ्रैक्टिव स्टेट पे डिपेंड करता है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है एक किस्म से देखा जाए कि जो पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर होता है उसी पे तो डिपेंड करता है कि जो इमेज साइज है वो क्या होगा और जो इमेज पोजीशन है वो क्या होगी। देखिए जैसे कि मायोपिया में हमें पता चल गया कि इमेज की जो पोजीशन है वो F2 से अंदर होगी, हाइपरोपिया में पता चल गया कि F2 से बाहर होगी। F2 बार बार कह रही हूँ सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कंडेंसिंग लेंस है, और अगर इमेट्रोपिक होगा तो फिर कहाँ पर होगी पोजीशन, F2 के ऊपर होगी। तो ये बात जो हमने पहले कही थी कि रिफ्रैक्टिव स्टेटस जो है पेशेंट की आई का वही तो बताता है कि पोजीशन क्या होगी आई की, लेकिन अब साइज क्या होगा वो भी बताएगा कंडेंसिंग लेंस। तो उसको फर्दर स्टडी करते हैं। ये इमेज है। ठीक हो गया। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कंडेंसिंग लेंस F1 इज मूव्ड रिलेटिव
अच्छा, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमने पढ़ा था ना कि इस साइड पे हमारे पास F था और इस साइड पे हमारे पास क्या था, F2 था, दरम्यान में लेंस था। तो कहते हैं कि ये जो F है ये मूव कर रहा होता है रिलेटिव टू द FA। अब FA क्या है, FA जो है एंटीरियर फोकस ऑफ द आई है। दो फोकसेस हमने पढ़े थे ना आई के डायरेक्ट में, एक पोस्टीरियर एक एंटीरियर। एंटीरियर जो कि फिर 15.7 mm के फासले पर मौजूद था कॉर्निया से। तो कहते हैं ये जो F1 है ये मूव करता है अकॉर्डिंग टू द FA ऑफ द आई। ठीक हो गया। और ये F1 कंडेंसिंग लेंस की बात कर रहे हैं, ये मूव करता है अकॉर्डिंग टू द एंटीरियर फोकस ऑफ द आई। तो कहते हैं जब रे ऑफ पैरेलल लाइट आती है ऑप्टिकल एक्सिस की, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कंडेंसिंग लेंस एट द प्रिंसिपल प्लेन पास होके चली जाती है FA से, और ये डिटरमाइन करता है रिलेटिव इमेज साइज इन हाइपरमेट्रोपिया, इमेट्रोपिया एंड मायोपिया। वहां पर पोजीशन पढ़ ली, यहाँ पर हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, FA जो है वो बताएगा साइज। ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि जो हमारे पास जो साइज बताएगा वो कौन सी बला बताएगी, FA बताएगी। FA ही वो पॉइंट है जो कि बताएगी रिलेटिव साइज मायोपिया, हाइपरोपिया वगैरह में। ठीक हो गया, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने, हाईलाइट करने की बजाय कुछ और ही कर दिया मैंने इसको। खैर ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये FA जो है वही डिटरमाइन करेगा कि मायोपिया, हाइपरोपिया और इमेट्रोपिया में relative image size क्या होगा। The image size in imetropia is the same in all positions of the condensing lens and is determined by ray through F1 dotted parallel to the emergent ray through FA, which after reflection by the condensing lens is parallel to the principal axis of the lens। कहते हैं इमेट्रोपिक आई में कंडेंसिंग लेंस आगे मूव कर रहा हो पेशेंट की आई से या पीछे मूव कर रहा हो। आगे पीछे का ये मतलब है कि मूव अवे कर रहा हो कंडेंसिंग लेंस फ्रॉम द पेशेंट आई या मूव टूवर्ड द पेशेंट आई। तो हमारे पास जो इमेज साइज है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि हमने मिरर को जो है वो मूव करवा दिया पेशेंट की आई से 8 सेंटीमीटर। तो बताओ इमेट्रोपिक आई में इमेज साइज लार्ज होगी, स्मॉल होगी, रिमेन सेम होगी। तो तुम कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो कि इमेज की जो साइज है वो क्या होगी, रिमेन सेम होगी, ना लार्ज होगी ना स्मॉल होगी, क्योंकि इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है इमेट्रोपिक आई में कंडेंसिंग लेंस आगे पीछे करने से। हाँ, बजाय अगर हाइपरोपिया और मायोपिया के पेशेंट हो तो उनमें इम्पैक्ट पड़ता है कंडेंसिंग लेंस को आगे पीछे करने से। वो कैसे, मैं बताती हूँ। मायोपिया में दे दे, इन मायोपिया द इमेज साइज इंक्रीजेस एज द कंडेंसिंग लेंस इज मूव्ड अवे फ्रॉम द आई। बस ये चीज एक याद कर लो, मायोपिया में कंडेंसिंग लेंस को आई से अवे मूव करवाओगे तो इमेज साइज इंक्रीज होगी। अब एक पॉइंट याद करने के बाद जो है ना, 3 जो और पॉइंट हैं वो खुद ब खुद याद हो जाएंगे। सिर्फ आपने ये याद करना है कि मायोपिया में जब कंडेंसिंग लेंस मूव अवे करते हैं फ्रॉम द पेशेंट आई तो इमेज लार्ज बन रही है। अब हाइपरोपिया में सोचो, अगर मूव अवे करेंगे तो फिर कौन सी इमेज बनेगी, स्मॉल इमेज बनेगी। इसी तरह फिर सोच करो कि अगर कंडेंसिंग लेंस को मायोपिया के आई के करीब लेकर आए तो स्मॉल इमेज बनेगी, और हाइपरोपिक आई से दूर लेकर जाएं तो लार्ज इमेज बनेगी। सिर्फ याद क्या किया हमने कि मायोपिक पेशेंट की आई से अगर हम लोग कंडेंसिंग लेंस दूर लेके जाएंगे तो कौन सी इमेज बनेगी, लार्ज इमेज बनेगी। कौन सी इमेज बनेगी, इंक्रीज साइज इमेज बनेगी। तो जब अब इंक्रीज साइज इमेज बनेगी तो इसी तरह हम फर्दर 3 जो है फिर से डिस्कस कर सकते हैं ऐसे कि हाइपरोपिया में अगर कंडेंसिंग लेंस अवे लेके जाएंगे तो स्मॉल इमेज बनेगी, और करीब लेके आएंगे हाइपरोपिक पेशेंट में तो लार्ज इमेज बनेगी। इसी तरह मायोपिक पेशेंट भी करीब लेके आएंगे तो स्मॉल इमेज बनेगी। तो एक पॉइंट याद करने से 3 खुद ब खुद याद हो जाएंगे। This effect can be used by the examiner to assess the refractive condition of the subject's eye। कहते हैं ये इफेक्ट प्रोड्यूस करके पेशेंट बता सकते हैं कि ऑब्जर्वर एग्जामिनर बता सकता है कि पेशेंट हाइपरोपिक है या मायोपिक है। अच्छा, तो यहाँ पर आगे फर्दर जाते हैं, प्रोसीड करते हैं। रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप। डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में तो मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था, सिर्फ मैग्निफिकेशन अच्छी है और तो कुछ खास अच्छा नहीं था। लेकिन एक दूसरी बात इसमें यह अच्छी है कि डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप थोड़ा छोटा होता है, पोर्टेबल होता है, और आजकल जो एडवांस्ड
डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप है वो जेब में भी हम फिरा सकते हैं, तो ये आसानी इसमें है। और इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप में क्या क्या फ़ायदे हैं, वो ये फ़ायदा है कि इसकी इल्यूमिनेशन जो है वो बहुत अच्छी है। और ऑफ्थेल्मोस्कोपी में इल्यूमिनेशन ही जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, क्रूशल होती है व्यू ऑब्टेन करने के लिए। ठीक हो गया। तो ऑफ्थेल्मोस्कोप लार्ज होता है तो उसके अंदर जो है बड़ा जो लाइट सोर्स है वो इनकॉर्पोरेट हुआ होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो हमारे पास जो पेशेंट की हम एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि ओकुलर मीडिया जो है उनकी जो ओपेसिटीज़ वगैरह हैं उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप ज़्यादा अच्छा है। डायरेक्ट में भी हमारे पास लेंस ओपेसिटीज़ वगैरह देखी जा सकती थी, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं दिखाई देती क्योंकि वहाँ पर इल्यूमिनेशन इतनी अच्छी नहीं है। तो जो बेस्ट चॉइस है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी है मीडिया ओपेसिटीज़ वगैरह के लिए, क्योंकि इसमें इल्यूमिनेशन अच्छी है। फिर कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ गुड इल्यूमिनेशन, यानी कि इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप में कहते हैं कि एक तो गुड इल्यूमिनेशन है और दूसरा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है। तो ये ऑफ्थेल्मोस्कोप को क्या करता है, इस काबिल बनाता है कि जो रेटिनल डिटैचमेंट है उसमें इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी की जाती है। यानी कि आसान अल्फाज में ऐसे कि रेटिनल डिटैचमेंट वगैरह अगर किसी पेशेंट में मौजूद हैं तो जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ चॉइस है वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी होगा। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें इल्यूमिनेशन जो है वो ब्राइट है, यानी कि ज़्यादा अच्छी है, गुड है। और जो दूसरी बात है वो क्या थी, वाइड फील्ड ऑफ व्यू हो गया। ठीक है। इफ देयर इज एक्सटेंसिव subretinal fluid and the illumination is poor and the underlying malignancy may not be seen with the direct ophthalmoscope. Furthermore, examination with the indirect ophthalmoscope also allows the indentation of the peripheral retina. तो कहते हैं कि सब रेटिनल फ्लूइड वगैरह जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी में जो है पुअर इल्यूमिनेशन की वजह से हम लोग मैलिग्नेंसीज वगैरह जो है वो सही से देख नहीं सकते, इसलिए भी इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप अच्छा है। पेरिफेरल रेटिना को देखने के लिए भी इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप अच्छा है। इसके अलावा इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप का दूसरा मेरिट क्या है कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ चॉइस है रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरीज वगैरह में भी, क्योंकि ये डिस्टेंस पे किया जाता है और जो स्टेराइल ऑपरेटिव फील्ड वगैरह जो है ना वो हमारे पास सर्जन को मिल जाती है। यानी कि जो स्टेराइल ऑपरेटिव फील्ड में इनको कोई वो क्या कहते हैं इन्फेक्शन वगैरह ना हो, बैक्टीरिया वगैरह आगे पीछे ना फैले हो, टच वगैरह ना हो ना, तो आपको एक स्टेराइल ऑपरेटिव फील्ड जो है वो मिलेगी इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी में। लेजर एनर्जी कैन बी डिलीवर्ड थ्रू द इंडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप टू इफेक्ट रेटिनल फोटोकोगुलेशन। इसके अलावा कहते हैं कि इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी के जरिए हम लोग लेजर एनर्जी वगैरह भी जो है वो डिलीवर करवा सकते हैं रेटिनल फोटोकोगुलेशन में। आई थिंक दिस इज द एंड एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रेटिनोस्कोपी, जो कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आफ्टर एग्जाम इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि ये कवर कर लूँ बिकॉज टाइम इज वेरी शॉर्ट। तो अब आ गया टाइम रिकैप का। ओके, तो रिकैप का टाइम आ गया। मेरिट्स डीमेरिट्स में हमने क्या पढ़ा कि डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप की एक मैग्निफिकेशन अच्छी होती है और दूसरा स्मॉल साइज है, पोर्टेबल है। बाकी इसके अलावा इसमें अच्छा तो है, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन इनडायरेक्ट के मुकाबला ये नहीं कर सकता। इनडायरेक्ट में हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू भी ज़्यादा है, इल्यूमिनेशन भी अच्छी है, और ये क्या है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ चॉइस है रेटिनल डिटैचमेंट में, ओकुलर ओपेसिटीज में, और इसके अलावा सब रेटिनल फ्लूइड वगैरह की एक्यूमुलेशन वगैरह के दौरान भी, और लेज़र वगैरह में भी ये सूटेबल है, और इसके अलावा स्टेराइल ऑपरेटिव फील्ड देता है। तो ये हमारे पास बहुत सारे इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मौजूद हैं। ठीक हो गया। ये थोड़ा साइज में भी बड़ा होता है। इसके अंदर इल्यूमिनेटिव सोर्स जो है वो भी इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं बाहर से, इसके अलावा भी इल्यूमिनेशन मिल रही होती है। तो ये हमारे पास मेरिट और डीमेरिट्स थे। अभी फिर से थोड़ा सा रिकैप पे आ जाते हैं कि आज हमने इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी में क्या क्या पढ़ा कि फंडस की एग्जामिनेशन इससे कर रहे हैं। दूसरा हमने इसमें फील्ड ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में पढ़ा कि लाइट जो है वो कितना रेटिना इल्यूमिनेट करवा रही है। तो ये जो डिपेंड करता है फील्ड ऑफ इल्यूमिनेशन वो पेशेंट के प्यूपल पे डिपेंड करता है। ठीक है, बस यहाँ पर बात खत्म। लेकिन फिर हमने दूसरा फील्ड ऑफ व्यू भी पढ़ा। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है कि जो इमेज बन रही है साइट होल की, साइट होल मीन ऑब्जर्वर की प्यूपल की, तो वो ऑब्जर्वर को दिखाई दे रही है तो वो किस पे डिपेंड करेगी, दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। एक तो ऑब्जर्वर की प्यूपल के साइज पे डिपेंड करेगी, या फिर कह सकते हैं कि जो
इमेज ऑफ द ऑब्जर्वर पीपल पेशेंट की आई पे बन रही है उस पर डिपेंड करेगी, और दूसरा जो कंडेंसिंग लेंस का साइज है उस पर डिपेंड करेगी। सबसे पहले ये बताती चलूँ कि जो कंडेंसिंग लेंस है जितना लार्ज होगा उतनी लार्ज फील्ड ऑफ व्यू होगी, जितना स्मॉल होगा उतनी स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू। दूसरी बात ये यहाँ पर की जाए कि हमारे पास जो कंडेंसिंग लेंस लार्ज होगा तब हमारे पास जो फील्ड ऑफ व्यू है वो डिपेंड करेगी ऑब्जर्वर के प्यूपल पे, लेकिन अगर हमारे पास कंडेंसिंग लेंस जो है वो स्मॉल है तब हमारे पास जो फील्ड ऑफ व्यू है वो डिपेंड करेगी कंडेंसिंग लेंस पर ही। ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। फिर हमने दूसरी चीज़ पढ़ी कि जो रिफ्रैक्टिव स्टेटस होता है पेशेंट की आई का वो हमारे पास बताता है कि जो साइज है और पोजीशन है इमेज की वो क्या होगी। अगर इमेट्रोपिक आई है तो हमारे पास इमेज F2 के ऊपर बनेगी। F2 हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस है कंडेंसिंग लेंस का। ठीक हो गया। फिर दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि जो मायोपिक आई होती है उसमें कन्वर्जिंग रेज ऑफ लाइट पेशेंट के प्यूपल से आ रही होती है जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन कंडेंसिंग लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद F2 के इनसाइड बन रही होती है। ठीक है। फिर हाइपरोप में हमने पढ़ा कि डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कंडेंसिंग लेंस आर फोकस्ड आउटसाइड F2। ठीक हो गया। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हाइपरोप में आउटसाइड द F2 इमेज बनेगी। ठीक हो गया। फिर इसके अलावा हमने साइज के बारे में पढ़ा कि कंडेंसिंग लेंस को आगे पीछे मूव कराने से भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि इमेट्रोपिक में इमेज F2 पे ही बनेगी, लेकिन मायोपिक में अगर हमारे पास कंडेंसिंग लेंस मूव अवे करवाएंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, इमेज साइज जो है वो लार्ज बनेगी। ठीक है। और इसी तरह अगर मूव अवे करवाएंगे हाइपरोप में तो स्मॉल इमेज बनेगी, मूव टूवर्ड करवाएंगे हाइपरोपिक पेशेंट में तो लार्ज इमेज बनेगी, मूव टूवर्ड इन मायोपिक पेशेंट करवाएंगे तो क्या कौन सी इमेज बनेगी, स्मॉल इमेज बनेगी। इसके अलावा एक और पॉइंट भी था कि फील्ड ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो मायोपिक पेशेंट में लार्ज होती है, हाइपरोपिक पेशेंट में स्मॉल होती है। इसी वजह से हाई मायोपिक में हम लोग इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोपी कर सकते हैं, इसका एडवांटेज है। आई थिंक कि जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन एक पॉइंट रह गया कि एंगुलर मैग्निफिकेशन में हमने पढ़ा था कि एंगुलर मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ऑब्जर्वर और पीपल के ऑफ द पेशेंट के दरमियान जितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है, और द साइट होल और पेशेंट पीपल के दरमियान जितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। क्या डिपेंड करता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है उतनी कम एंगुलर मैग्निफिकेशन होती है, तो इनका इन्वर्स रिलेशन है। ये बात भी यहाँ पर क्लियर हो गई। फिर हमने लीनियर जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला पढ़ा, फोकल पॉइंट बाय डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना एंड दी नोडल पॉइंट। इसके अलावा एंगुलर मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला था, वो तो था ही नहीं, वो हमने कैसे कैलकुलेट किया था 60/20 और 60/13। तो हमारे पास क्या आया था 3-5 रिस्पेक्टिवली मैग्निफिकेशंस आ गई थी। आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप। लेकिन फिर एक पॉइंट रह गया कि जो डायलेट करवाएंगे पीपल को, पीपल किस लिए डायलेट करवाएंगे, क्योंकि लार्ज फील्ड ऑफ इल्यूमिनेशन हमारे पास आएगी। तो फील्ड ऑफ इल्यूमिनेशन सिर्फ पेशेंट के पीपल पे डिपेंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह इफ आई विल फाइंड टाइम देन आई विल अपलोड MCQs ऑन indirect and direct ophthalmoscopy, but time is very less because of the running time for the papers. So thank you so much. Have a nice day. Allah Hafiz.